नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। अभ्युदय मध्य प्रदेश की परिकल्पना शाह ने की मोहन की सराहना। मध्य प्रदेश सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश अव्वल है। भारत जल्द ही ग्लोबल लीडर बनेगा। भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक भागीदारी होगी। ग्वालियर की धरा से मध्य प्रदेश ने पूरे देश को विकास का नया संदेश दिया है, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जहां से उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की औद्योगिक निर्माण इकाइयों के साथ ही विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। अमित शाह ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अब देश में सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बन गया है। बीते सालों की वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से अलग रहकर अनेकानेक चुनौतियों और संसाधनों के अभाव से उबरकर प्रदेश ने जिस प्रकार से रफ्तार से और प्रगति की रफ्तार पकड़ी है, वह पूरे देश को अभिप्रेरित करती है। संबोधन के दौरान अमित शाह ने औद्योगिक नीति और निवेश की सराहना करते हुए कहा कि मोहन जी को बहुत बहुत बधाई। आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास की नींव रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है। क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि मोहन यादव जी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा ऊर्जा से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 सालों में सरकार ने समावेशी विकास का जो मॉडल तैयार किया है, उसकी तारीफ देश भर में हो रही है। उन्होंने कहा कि यह पहल निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित करने, मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अमित शाह ने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के औद्योगिक निर्माण कार्यों का एक साथ भूमि पूजन हुआ है। यह बताता है कि राज्य सरकार कितनी तेजी के साथ मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास करना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार का औद्योगिक विकास के लिए उठाया जा रहा हर कदम देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मध्य प्रदेश में संचालित विकास के क्षेत्रीय निवेश सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित करने की शुरुआत को दूरदर्शी बताया। कहा कि ऐसी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के लिए की थी। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इंडस्ट्रियल समिट आयोजित करने की एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित शुरुआत की गई थी। इसमें राज्य की राजधानी में बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल समिट आयोजित होते थे और राज्य में व्यापक निवेश आता था। डॉक्टर यादव ने क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिट के मध्य प्रदेश से चहुमुखी विकास की एक मजबूत नींव रखी है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मोहन यादव जी को एक प्रकार से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव्स का शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से किया और उसमें राज्य के कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल समिट होता था और राज्य में निवेश आता था। बहुत अच्छा प्रयास था, सफल भी हुआ, मगर मोहन यादव जी ने एक नई शुरुआत की है कि राज्य के संतुलित विकास के लिए क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव की शुरुआत की। ये मध्य प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में जो कॉन्क्लेव करने का और निवेश के भूमि पूजन के कार्यक्रम करने का इन्होंने शुरुआत किया है, वो सभी राज्यों में आने वाले दिनों में राज्य के संतुलित विकास के लिए बहुत फायदा करने वाले हैं। देखने में जब देखते हैं तब अमाउंट छोटे छोटे दिखते हैं, जैसे आज 2 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है, मगर किसी को मालूम नहीं है कि 2 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा है, इस क्षेत्र की जनता के लिए कितना बड़ा है। मोहन जी ने सोच समझकर ही किया होगा, मगर मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपकी क्षेत्रीय इन्वेस्टमेंट समिति ने मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का बहुत बड़ा नींव डालने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश को विकास की राह पर ले जा रहे हैं और अग्रसर है मध्य प्रदेश विकास को लेकर। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश में जो नीतियां चलाई जा रही है, इसकी तारीफ खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है। तो मध्य प्रदेश में निवेश करना हर तरह से फायदे का सौदा है। यहां रुपया लगाकर यहां करोड़ों कमाए जा सकते हैं। मतलब निवेश की आकर्षक नीतियों और पारदर्शी शासन प्रशासन। आज मध्य प्रदेश कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सुधार, खनन, फार्मा, नवकरणीय ऊर्जा और बृहद संख्या में आधारभूत अवसंरचनाएं, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आज अग्रणी राज्यों में
पंक्ति में खड़ा है। मध्य प्रदेश ने अपनी नई सोच, उद्यमशीलता, प्रगतिशील दृष्टिकोण और नवाचारों के माध्यम से विकास के ऐसे मानक स्थापित किए हैं जिनका अनुसरण अब अन्य राज्य भी कर रहे हैं। निसंदेह यह तय करता है कि 2047 के विकसित भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि में मध्य प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होगा। चलिए शुरुआत करते चर्चा के, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ उद्योगपति दीपक भंडारी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुनेरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ उद्योगपति प्रवेश शर्मा जी भी जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र जी से करूंगा। भूपेंद्र जी, देखिए, ईज ऑफ डूइंग में मध्य प्रदेश अव्वल है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की है मध्य प्रदेश की नीतियों की और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, कैसे देखते हैं? जी निश्चित रूप से तिवारी जी, जिस राज्य की अगर विकसित बनाना है तो वहाँ के नौजवानों को निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिए। और हमने देखा है कि जब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से और लगातार जब विधानसभा के चुनाव भी हुए तो उसमें एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था और उस मुद्दे के लिए निश्चित रूप से पलायन भी होता था राज्यों के रूप में, और उससे एक सामाजिक ढांचा भी टूटता है, अपराधीकरण भी बढ़ता है। तो रोजगार एक युवाओं के लिए जरूरी है और इसके लिए फोकस भी किया राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियां इस तरह से रही निवेश के लिए। और मध्य प्रदेश एक राज्य इस रूप से, क्योंकि ये भारत के एक मध्य स्थल पे स्थित है, यहाँ पे चाहे भौगोलिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे वो खनिज रूप से सारी रूप से संपन्न है, यातायात के साधन है, जल, बिजली और जो संसाधन होने चाहिए वो होने चाहिए। दूसरी बात, निवेश के लिए उन्होंने पारदर्शिता सिस्टम लागू किया और उसके लिए उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम किया और निश्चित रूप से अपने एक आइकॉन व्यक्ति जो की पार्टी के संस्थापक थे, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक कुशल प्रधानमंत्री के साथ साथ एक लेखक थे, एक वक्ता थे, हिंदी के मर्मज्ञ ज्ञाता थे और उनमें एक संवेदनशीलता थी क्योंकि वो एक कवि भी थे। तो जिसके कारण उनके उनका जो जन्म दिवस था 101 माह और उनकी जो कर्म क्षेत्र भूमि मध्य प्रदेश में ग्वालियर रही और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लखनऊ रही, तो उन दोनों क्षेत्रों का राजनीतिकरण भी सरकार ने उसका फायदा भी लेने की कोशिश की और उसी के तहत उन्होंने रोजगार के लिए युवाओं को संदेश देने की कोशिश की कि अटल जी एक सर्वमान्य नेता थे, अटल जी में एक व्यक्तित्व था, उनके इतिहास को लोग बाग जाने। साथ में उनके दिवस पे इस चीज का उद्घाटन करने के साथ ये भी उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि हमारी पार्टी उन लोगों को याद करती है जो संस्थापक थे और जो निश्चित रूप से उस युवाओं के लिए और नव भारत बनाने की प्रेरणा की अगर घोषित किया जाए तो अटल जी ही थे। क्योंकि अटल जी के प्रधानमंत्री काल में जब वो 13 महीने 13 साल और 13 महीने और 13 दिन और 5 साल रहे, लगभग 6 साल उनका कार्यकाल रहा। उस समय उन्होंने नए नवाचार किए, चाहे चतुर्भुज सड़क योजना हो, चाहे आपकी नदियों के जोड़ने की हो, चाहे आप न्यूक्लियर टेस्ट हो, तो उन्होंने एक समग्र भारत बनाने की एक अपने आप को एक नया भारत बनाने की एक प्रेरणा की, जिसपे नई सरकार मोदी सरकार भी आगे हो रही है। और निश्चित रूप से ये है कि रोजगारों जो युवा है वो हर हाथ को एक रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि शासकीय नौकरियां तो मिलना क्योंकि उतनी जनरेट नहीं होती। तो ये एक अधोरचना में एक विकास की दर है जिससे 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भारत की और विदेश की कई लगभग 15 कंपनियों ने अपना निवेश किया है। उन निवेशों से लगभग 190 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये एक अच्छा है कि सरकार ने जोन बाई जोन एक समिट किया है और जिसको डिवीजन के रूप में बांटा है, चाहे वो भौगोलिक रूप से कह लें तो आप चंबल क्षेत्र को, चाहे बुंदेलखंड, चाहे मालवा हो, चाहे मध्य भारत हो, इस तरह के उन्होंने समट किए हैं। तो जिसके कारण एक जिस तरह से हर क्षेत्र एक विकसित होगा और विकसित होने के साथ साथ एक समग्र मध्य प्रदेश बनेगा और वो अपनी जीडीपी का योगदान समग्र भारत के बनने में देगा। तो नेक्स्ट ये कहा जा सकता है कि इसके साथ साथ राजनीति और सत्ता के साथ साथ फायदे भी होते हैं और निश्चित रूप से रोजगार के साथ साथ एक संदेश भी जाता है। और इस निवेश बढ़ने से, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कहा जा सकता है एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है भी है, जिसकी कनेक्टिविटी सभी देशों राज्यों से है और उसके अपने संसाधन भी हैं यहाँ पे, तो हर चीज, और वहाँ पे लेबर भी उपलब्ध है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक समृद्ध मध्य प्रदेश की कल्पना के रूप में एक कदम उन्होंने उठाया है। तो निश्चित रूप से एक क्षेत्र को, जब एक क्षेत्र विकसित होगा तो वो मध्य प्रदेश की जीडीपी में
और देश की जीडीपी में एक हिस्सेदारी है। ठीक। दीपक जी, देखिए जिस प्रकार से उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं, और ना सिर्फ उद्योग स्थापित हो रहे हैं बल्कि रफ्तार के साथ स्थापित हो रहे हैं, साथ ही बड़ी मात्रा में निवेश भी मध्य प्रदेश में आ रहा है, धरातल पर उतारा भी जा रहा है, कैसे देखते हैं इसको? मैं बहुत पॉजिटिविटी से देखता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश की तुलना कई वर्षों से मध्य प्रदेश के रूप में होती थी, लेकिन अभी जो पिछले 5 से 10 वर्षों में जो कार्य हुआ है, उससे एक मध्य प्रदेश की छवि बदलती हुई नजर आ रही है। उद्योगपतियों का रुझान भी यहाँ पर आया है, विदेशी निवास भी यहाँ पर आया है, क्योंकि जब तक विदेशी निवेश नहीं आएगा तब तक आगे की जो रोजगार सृजन की योजनाएं हैं वो मूर्त रूप नहीं ले पाएगी। तो बहुत अच्छा हो रहा है, और पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जो सरकार के प्रयास हैं बहुत सार्थक प्रयास हैं। तो कुल मिलाकर सबके लिए एक विकास की एक नई परिभाषा या गाथा हम लोग देख रहे हैं, जो सरकार और प्रशासन के द्वारा बनाई जा रही है। और आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा सुपरिणाम हम सभी को देखने को मिलेगा, जिससे कि आर्थिक विकास को एक नई गति मिलेगी औद्योगिक वृद्धि के साथ। देखिए दीपक जी, गुजरात मॉडल का जो जिक्र है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने अपनी सभाओं में किया और अक्सर करते आए, क्योंकि जिस प्रकार से निवेश और जो उद्योग गुजरात में स्थापित हुए और जिस प्रकार से गुजरात ने रफ्तार पकड़ी है, विकास की पहिए पर वो सवार हुआ है, लगातार आगे बढ़ता ही गया, और उसी गुजरात के मॉडल से मध्य प्रदेश की तुलना की गई है। इसको कैसे देख रहे हैं आप, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, गुजरात का जो औद्योगिक विस्तार है वो बरसों पुराना है। शताब्दियों से गुजरात के जो समुद्र तट हैं, चाहे वो कोई से भी विदेशी, चाहे आक्रांता हो या उद्योगपति हो या जो भी निवेशक हो, वो गुजरात के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता था। और आज भी हम देखें तो गुजरात में देश के सबसे बड़े समुद्र तट है, सबसे बड़े पोर्ट है, और जो शिपिंग कंपनियां हैं वहां से ऑपरेट करती है, तो उसका फायदा मिलता है, क्योंकि सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट होता है वो शिप का होता है। आप रोड से या एयरलिफ्ट करके यदि कोई चीज आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो चीज आपको महंगी पड़ती है, बशर्ते कि आप अगर शिप के द्वारा करते हैं। तो गुजरात का जो ग्रोथ इंजन है वह अपने आप में पहले से ही एक सुदृढ़ और सक्षम था, लेकिन जो हमारे माननीय मोदी साहब ने एक शुरुआत की थी वाइब्रेंट गुजरात से, जिसका अभी सभी देश के जो राज्य हैं वह एक तरीके से अनुकरण कर रहे हैं। क्योंकि साउथ की भी कहानी वैसी है कि वो लोग पहले से सक्षम थे, सुदृढ़ थे, लेकिन जो पिछड़े हुए राज्य थे अब वो भी औद्योगिक विकास पर अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं, चाहे वो लैंड लॉक एरिया हो, तो वो पोर्ट के साथ टाई अप करके अपने जो रेलवे की कनेक्टिविटी या सड़क की कनेक्टिविटी को पोर्ट से जोड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में उसका फायदा सबको मिलेगा, और गुजरात को रेप्लिकेशन करने में फायदा ही है ना, क्योंकि गुजराती जो भूभाग है वो भारत का ही है, और अगर भारत के किसी एक भूभाग ने बहुत ही एक फिनोमिनल वर्क किया है तो क्यों ना उसका कॉपी किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है। भूपेंद्र जी, देखिए जो एक बाधाएं हुआ करती थी पहले कि हम जो निवेश आएगा, यानी कि जो समिट्स होंगी वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगी या इंदौर में होगी, या तमाम जो दूसरी बड़े शहर थे वहां पर होगी, लेकिन इन सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। अब ये जो सीमा थी, ये जो दीवार थी, इसको खत्म कर दिया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। क्षेत्रीय स्तर पर ले जाकर के कॉन्क्लेव आयोजित किए गए, और जो क्षेत्रीय विकास की बात कही जा रही थी अब उसको लगातार धरातल पर उतारा भी जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, अगर समग्र विकास करना है तो हमें छोटी छोटी इकाइयों में क्षेत्रों को बांटना पड़ेगा, और उसके बाद उस क्षेत्र में निवेश लाना होगा। अब गुजरात मॉडल था तो उसके दो एक कारण है कि जो एक समुद्री सीमा भी है, और दूसरी बात वहाँ पे पलायन भी है। वहाँ पे क्या है, विदेशों में बहुत लोग रहते हैं और नौकरी करते हैं, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी है, तो एक कारण उसका भी है। दूसरी बात सबसे बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति से बात, जब राष्ट्रवाद का कि जब वो उसमें राष्ट्रवाद की एक भावना आती है तो वो निवेश करता है, तो इससे भी वो राज्य की एक आर्थिक उन्नति होती है। तो हम देख सकते हैं कि इसके कारण भी गुजरात उस क्षेत्र में बढ़ा हुआ है। और दूसरी बात, मध्य प्रदेश भी बहुत सी संभावना है, बहुत अधिक संभावना है मध्य प्रदेश में भी, और मध्य प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने डिवीजन वाइज क्षेत्रवाद बांटा है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, अभी जब तरह से मेट्रो शुरू हुई भोपाल में, और उसको मेट्रोपोलियन सिटी जैसे इंदौर और भोपाल को जब बड़ा करने की कोशिश किया जाएगा, और ये लगभग 29 तक या 32 तक उनकी जो योजना है उसका भी मैप बनेगा, तो जिस तरह से वो आसपास के जिले आ जाएंगे तो वो कितना बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। उस क्षेत्र में जो वहाँ के लोग हैं वो शहरी क्षेत्र में आ जाएंगे,
जिसके कारण उनको रोजगार और इन्वेस्टमेंट मिलेगा। शहरीकरण, आधुनिकीकरण और आईटी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एक शिक्षा के हब के क्षेत्र में हो, तो सारी चीज में संभावनाएं बढ़ेंगी। और इन संभावना से बढ़ने के बाद प्रति व्यक्ति की आय बढ़ेगी और उसका जीवन भी सुलभ होगा, जिसके कारण राज्य एक विकसित श्रेणी में आएगा। तो ये लगातार इवेंट्स हो रहे हैं और उसका कारण भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार दोनों पक्षों में एक सी रहती है। जब केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, एक ही विचार की है, तो निश्चित रूप से उसका एक समन्वय के एक काम होते हैं और ये समन्वय देखने को मिल रहा है। और खासतौर से राजनीति रूप से हम देखें तो राजनीति रूप से मध्य प्रदेश भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं 22 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और केंद्र में 11 साल की सरकार है, तो इसके कारण राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस चीज को, और यहाँ के जो राष्ट्रीय नेता जो बीजेपी के हुए हैं वो यहाँ से ही आगे बढ़े हैं, तो उनकी कर्म क्षेत्र भूमि भी रही है। तो इसका राज्य, जब तक कोई चीज नहीं दिखती, जब तक उसमें राजनीति इच्छा शक्ति और राजनीतिक फायदे नहीं दिखते, तो ये कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि हम देखें तो हर सरकार में वही चीज होती है जो जिस तरह से सरकार अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि राजनीति जो पहल वाला व्यक्ति होता है वो योजनाएं अपने क्षेत्र में ले आता है। तो ये जो चीज होते हैं, तो इस तरह से राज्य को समग्र राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सरकार लगभग 22 राज्यों में है और जिसके कारण उनकी एनडीए सरकार, तो ये एक पूरा एक सेटअप चल रहा है। और इसी कल्पना में हमारे देश के प्रधानमंत्री एक विकसित भारत की कल्पना 2047 में रख रहे हैं। तो ये इसका एक कारण है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस बहुत है, हमारे पास संसाधन है, चाहे प्राकृतिक रूप से चाहे पर्यावरण रूप से, लेकिन साथ साथ बढ़ती हुई आबादी हो और उसके रिसोर्सेस के रूप में हमको नए संसाधन विकसित करने पड़ेंगे। तो जो आबादी है उसके लिए हर एक को काम मिलना चाहिए, तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी विदेश यात्रा में लगभग 3 बार अपने गए हैं, चाहे वो खाड़ी देशों में गए हो, चाहे वो जापान में गए हो, तो वहां से भी निवेश आया है। और निवेश आने के, और दूसरी बात, जब सिस्टम, जब लाल फीताशाही खत्म होती है और सिस्टम जब गुजरात के मॉडल से सिंगल विंडो सिस्टम हो जाता है, तो एकल खिड़की के परिणाम भी उस तरह से सुखद निकलते हैं। क्योंकि हर कोई इन्वेस्टर होता है तो वो निश्चित रूप से ये मानता है कि हमारा पैसा हम जहाँ लगा रहे हैं तो वहाँ हमको हमारा पैसा सुरक्षित है और कि नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, तो यहाँ मैन पावर भी है, स्किल भी है, तो सारी चीजों से तो निश्चित रूप से सरकार की और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ये छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पे जब जिस तरह से क्षेत्रवार, जिस तरह से मालवा, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र, इस तरह से क्षेत्रों को डिवीजन करके कर रहे हैं, और वो संभाग स्तर पे भी इस तरह से, तो अभ्युदय मध्य भारत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में जो डेवलप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी संभावना है। इसी तरह से हम मानते हैं कि ये बुंदेलखंड में भी होगा और विंध्य क्षेत्र में भी होगा, तो वहाँ के बीच ये समस्याएं हैं वो सुलझेगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जिससे एक समृद्ध मध्य प्रदेश की कल्पना करके हम एक समृद्ध भारत की कल्पना को साकार रूप दे सकते हैं। ठीक है दीपक जी, देखिए आप खुद उद्योगपति है, और जब भी कोई उद्योगपति होता है या निवेशक होता है तो किसी राज्य में जब वो अपने उद्योग स्थापित करने जा रहा है, निवेश करने जा रहा है, तो सबसे पहले देखता है भूगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ पर लेबर बैंक की क्या व्यवस्था है, लैंड बैंक की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा जो नजरें रहती है वो सरकार की ओर से चलाई जा रही नीतियों को लेकर रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम नीतियों को सरल किया है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो ये जो नीतियों में सुधार किया गया है, जिनमें बदलाव किया गया है, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नीतियों में तो सुधार वास्तव में किया गया है, और सबसे बड़ी बात है कि आज मध्य प्रदेश में जो उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी है, मुझे लगता है कि भारत के जो कुछ ही प्रदेश होंगे जो इतनी ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। क्योंकि आज कोई भी नया उद्योग शुरू होता है तो उसको कैपिटल की सबसे बड़ी समस्या होती है, और यदि सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिल जाए और वो भी सब्सिडी के रूप में कि जिसे हमें लौटाना नहीं है, तो एक बहुत एक मतलब संजीवनी बूटी होती है जो उसको एक जीवन दायिनी के रूप में मदद करती है। बाकी सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा का माहौल है। अब यहाँ पर जैसे नक्सलाइट भी खत्म हो रहे हैं,
यहाँ पे इतनी गुंडागिर्दी नहीं है, पुलिस व्यवस्था भी काफी अच्छी सुधरी है पहले से तो, क्योंकि पुलिस महकमे को ऐसा ही समझा जाता था कि वो अंग्रेजों की पुलिस है। आज भी वो फरियादी को नहीं सुनती थी और वो दूसरे पक्ष के साथ रहती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यदि हम कुछ करते हैं तो पुलिस उसको संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई भी करती है। तो एक सुरक्षा का माहौल बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब महिलाएं भी घर से बाहर निकलती है रोजगार की तलाश में, तो अगर उन्हें सुरक्षित वातावरण मिलता है तो वो ज्यादा मन की शांति से काम कर सकती है। दूसरी बात, अभी फाइनेंस की भी जो सुविधाएं हुई है वो अच्छी हुई है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो कोलेट्रल का है चक्कर या जो एनपीए यूनिट है उनको थोड़ा सा दुरुस्ती की जरूरत है। ऐसा कोई प्रावधान आना चाहिए कि जो पुरानी एनपीए या सिक यूनिट है जो फाइनेंस की वजह से मतलब लॉस में गई है या वो क्लोज हो गई है, तो उनको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो मृत प्राय अवस्था में है या बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है सिर्फ फाइनेंस की वजह से। तो नीतियों में फेरबदल थोड़ी और गुंजाइश है जो इस फाइनेंस के क्षेत्र में होना चाहिए। आरबीआई के साथ या बैंकों के साथ बैठकर एक उद्योगपतियों को सम्मिलित रूप से बुलाकर एक ऐसी मीटिंग करना चाहिए जिसमें कि सभी दूर से अपनी बातें रखने का मौका मिले, और उसका फायदा बहुत तेजी से जो दूसरे उद्योग हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि सब उद्योग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर कोई हैवी इंडस्ट्री आती है तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज 10 नहीं बनाती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें होना चाहिए। बाकी नीतियां बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, चाहे कनेक्टिविटी की बात करें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में बना है, लेकिन उस पर अभी हवाई यातायात उतना नहीं है। लेकिन सिंहस्थ को देखते हुए मुझे लगता है कि इंदौर, उज्जैन, मालवा, निमाड़ पूरा कॉरिडोर में ये और फास्ट सरकार इसको करेगी। रेलवे कनेक्टिविटी भी अभी बढ़ती जा रही है, वंदे भारत ट्रेन से लोगों को एक सुकून भरी यात्रा का एहसास भी हो रहा है। तो कुल मिला के विन विन सिचुएशन है और आने वाला समय अच्छा लग रहा है कि विकास के नए सोपान हम चढ़ेंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, कितना सहमत है आप दीपक जी से? जी बिल्कुल, सही बात कही उन्होंने। और चाहे वो आप आर्थिक निवेश के रूप से देखें तो हम मध्य प्रदेश एक, जिस तरह से हमने पहले भी कहा है कि संसाधन और स्किल और नॉन स्किल दोनों प्रकार के व्यक्ति भी हैं, और यहाँ पे मार्केट भी है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और कनेक्टिविटी भी है। और अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश स्पिरिचुअल भी है, पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसमें सरकार काम भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से महाकाल के रूप में वहाँ डेवलप कर रही है, ओरछा में डेवलप कर रही है, चित्रकूट को डेवलप कर रही है। तो ये सब क्षेत्र, और हमने देखा है कि राम मंदिर जिस तरह से डेवलप हुआ वहाँ पर देखिए, चाहे इकोनॉमी हो, वहाँ की इकोनॉमी एक डेवलप इकोनॉमी हो गई है। तो दुनिया भर का लोग आते हैं, फिर निवेश की संभावनाएं और बढ़ती हैं। तो ये, और एयर कनेक्टिविटी इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में लगभग बहुत कुछ बढ़ी है। उन्होंने तो कई गुना कर दी है हर राज्यों में। तो चाहे आप बिंदी के क्षेत्र में, वहां पे भी मध्य प्रदेश में बढ़ गई है, और उज्जैन। तो इस तरह से जो अभी हमारा जो अभी कुंभ, अर्ध कुंभ होगा उज्जैन में, तो उससे भी हमको बहुत सी संभावना है 2026 में, और उसकी सफलता, उसका बजट भी एलोटेशन हो गया है, तो वो आगे जाके और निवेश के रूप में आएगा, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में वो डेवलप भी होगा क्षेत्र। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप और हमारे साथ में वैज्ञानिक समय हो गया है, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और तो मध्य प्रदेश ग्रोथ के रथ पर सवार है, विकास की रफ्तार से मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों की तारीफ की है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।